नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। और स्टेट पर पटना से बड़ी खबर है, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। 10 अगस्त तक स्टेट का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। 18 मई से 29 मई तक पेपर 1 की परीक्षा ली गई थी। 11 जून से 20 जून तक पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वही TRE-4 में शामिल हो सकेंगे जो अभ्यर्थी पास हुए हैं। स्टेट 2024 के दूसरे चरण की परीक्षा होगी। 25 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। तो 10 अगस्त तक स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। अब इंतजार खत्म होने वाला है और बिहार बोर्ड ने इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली है। और लंबे समय बाद एक बार फिर से वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक का नाम नेताओं की जुबान पर आ गया। दरअसल उनके शिक्षा विभाग के ACS पद पर रहते विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। विधान परिषद में मुद्दा उठने पर खुद शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक जब पद पर थे तब उनके फैसलों को लेकर बिहार में खूब हंगामा होता था। पर अब जबकि वो विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं भी नहीं, तब भी उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि के पाठक के ACS रहते शिक्षा के नाम पर घोटाला किया गया। 120 रुपये के बैग को 1200 रुपये में खरीदा गया। 30 रुपये की थाली का दाम 70 रुपये तक बताया गया। संजीव सिंह ने यह आरोप शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में लिए गए फैसले पर लगाया है, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी सदन में दिया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा, जहां से भी अनियमितता की शिकायत मिल रही है वहां कार्रवाई हो रही है कि जहां बेंच डेस्क वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि जहां पर कोई गलतियां पाई जाएं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग के तत्कालीन ACS के पाठक के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। बेंच डेस्क और थाली खरीद तक में घोटाले का आरोप लगाने के बाद बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाले के आरोपों की जांच कमेटी के जरिए कराने की मांग की है। जो उन्होंने समरसेबुल करवाया है, जो उन्होंने बैग बांटा है, जो उन्होंने बेंच डेस्क दिया है, जो टीन का सेट बनाया है, हम लोगों ने मांग किया है कि सदन की कमेटी बना के जांच कराई जाए। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर सदन में एक और घोटाले के आरोपों के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय मानसून सत्र का समापन हो गया। सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी विधायकों की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। हंगामे, नारेबाजी और हाथ में विरोध की तख्ती लेकर लहराने वाली तस्वीरों के साथ बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। सत्र के 5वें और आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे। वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम, विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोका। ये टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं।
लेकिन विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। बिहार को विशेष दर्जे की मांग और आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उलटने तक की कोशिश की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की चेतावनी दी। कल आपने राहुल यादव नाम के रिपोर्टर को चोटिल किया है, चोट लगाया है, मारा उसको। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। स्पीकर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर जाकर विधानसभा गेट पर नारेबाजी करने लगे। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार इशारा पर, सरकार के इशारे पर, विभाजन की घोषणा होने के बाद, सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बावजूद सदन में कई अहम विधेयक भी पास किए गए। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 के साथ ही बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को भी पास किया गया। मतलब ये कि हंगामे के बीच भी कई महत्वपूर्ण काम मानसून सत्र के दौरान हुए। अच्छा होता विपक्ष के नेता वॉकआउट करने की बजाय बहस में हिस्सा लेते और अपनी बात रखते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, आरजेडी नेता सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। विधान परिषद की आचार समिति के अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई। रामबच्चन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने बहुमत से स्वीकृत भी कर लिया। अब सुनील सिंह पर सदन में नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप था। बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से विधान परिषद में रिक्त हो गया। आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। विधान परिषद की आचार संहिता की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। रामबच्चन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा। 2024 को सदन में उपस्थापित हुआ है, में की गई अनुशंसाओं से सहमत हूँ। सुनील सिंह पर सदन में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप था। इसके बाद यह मामला आचार समिति में पहुंच गया था। जांच में वो दोषी पाए गए थे और इसके बाद सदन ने बहुमत से बर्खास्तगी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से विधान परिषद में रिक्त हो गया। सदस्यता खत्म होने के बाद सुनील सिंह मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। सुनील सिंह ने कहा, इस पूरे मामले को लेकर 19 अप्रैल 2024 को ही मुख्यमंत्री आवास में पटकथा लिख दी गई थी। क्या डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कभी मिमिक्री की? और यदि मिमिक्री करता भी तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी अपराध के श्रेणी में नहीं है कि कोई किसी की मिमिक्री करे और उसकी आप सदस्यता ले ले। सभापति के फैसले से नाराज आरजेडी के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया और सदन के बाहर आकर खूब नारेबाजी की। ऐसा नहीं होता है, जब कुछ बोले चाहे ना बोले तो उसको तो एक दूसरे के लिए सदन से लोग बाहर कर देता है, सदन से लोग बाहर कर देता है, चाहे माफ कर देता है। भगवान भी एक दिन एक मौका देता है माफ करने के लिए। वहीं बीजेपी ने सुनील कुमार के खिलाफ लिए गए फैसले का समर्थन किया है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सुनील कुमार को अहंकारी बताया। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि सदन नियम और कानून से चलता है, अगर वो माफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता बच जाती। एरोगेंसी से सदन नहीं चलते, संसदीय जीवन नहीं चलते। इसका मतलब होता है कि आप एरोगेंस होकर सदन में नहीं रह।
आरजेडी के दो नेताओं सुनील सिंह और मोहम्मद सुहैब के ऊपर आरोप लगे थे। मोहम्मद सुहैब ने आचार संहिता के सामने हाजिर होकर अपनी बात रख दी। इसके बाद उन्हें अगले सत्र में 2 दिन की कार्यवाही से निलंबित किया गया, जबकि 2 बार बुलाने के बाद भी सुनील सिंह समिति के सामने अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। इसके बाद आचार समिति ने बर्खास्तगी की अनुशंसा की और अब सुनील सिंह की सदस्यता जा चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पटना पहुंचने के बाद भी तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं पहुंचे। आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, यानी कि 5 दिवसीय मानसून सत्र का समापन हो गया। 5 दिन चले मानसून सत्र में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखे। आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? सत्र के चौथे दिन से ही विरोधियों ने तेजस्वी के ना पहुंचने पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। आखिरकार गुरुवार को तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और जब पत्रकारों ने सदन में ना आने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी जरा सुनिए। मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं। अब तो आज जनता के दिल में सबको उम्मीद थी कि सत्र के आखिरी दिन ही सही तेजस्वी यादव सदन में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पटना में होते हुए भी तेजस्वी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं, पटना आने के बावजूद वह सदन में आना मुनासिब नहीं समझे? क्या ऐसे जनप्रतिनिधि माफी के लायक हैं? आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष आज मुद्दाविहीन और दिशाविहीन बनकर रह गया है। कांग्रेस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के न आने पर सफाई देते दिख रहे हैं। इस तरह से सरकार के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, खींचातान की स्थिति है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ही उत्सुकता है तो सदन में नहीं तो डायरेक्ट फोन घुमा के पूछ लीजिए कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। इसमें सहायता मचाने की क्या जरूरत है? अब तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं आए, विधानसभा की कार्यवाही में क्यों नहीं शामिल हुए, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज जरूर है और विरोधी ये बताने में लगे हैं कि तेजस्वी यादव को लोगों से जुड़े अहम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर आरजेडी हमलावर है। दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर पलटवार किया। परिवारवाद को लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री ने लालू परिवार को घेरा और कहा कि आरजेडी का सिद्धांत यही है कि 27 साल से एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनकर बैठा है और इनके लिए परिवार ही सब कुछ है। राष्ट्रीय जनता दल में 27 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष हो, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है। यही है लोकतंत्र राजद का। जो संवैधानिक पद को परिवारवाद की पद बना दिए, परिवारवाद के साम्राज्य में आज सदन के अंदर कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का ये सदन में एक दिन 1 घंटा नहीं आना, इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। इस पर उनको कमेंट और सलाह तो देनी चाहिए। बहन है, भाई को बताना चाहिए। बजट के बाद से लगातार लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जमकर बिफरे। ललन सिंह ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। ललन सिंह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार पीएम चुना है, इस सच्चाई को स्वीकार करें। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान जेडीयू के सांसद और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और 5 साल इसी तरह विचलित रहिएगा।
ललन सिंह ने कहा कि इस देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका दिया। देश की इस सच्चाई को विपक्ष पचा नहीं पा रहा। इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या दोष है भाई। ललन सिंह ने सबसे तीखा हमला कांग्रेस पर किया। ललन ने कहा, जब हम आपके साथ थे तो आप हमको लाश समझकर गिद्ध की तरह नोचने का काम करते थे। इसके कारण हमने आपसे हाथ जोड़ लिया, पर हम पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। ललन सिंह ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि लूडो के खेल में 99 पर सांप यदि काटता है तो 0 पर पहुंच जाता है। वही स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर जो गुगली फेंकी है उससे विपक्ष बोल्ड आउट हो चुका है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया। मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद से ही कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ये बजट सरकार बचाने वाला बजट है, यानी 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने वाला बजट है। इसका जवाब देते हुए ललन सिंह ने ये भी कह दिया कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश इस देश में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आपको दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नीति आयोग की आज बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। नीति आयोग की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने पर संशय अभी भी बरकरार है और सीएमओ से अभी तक स्थिति साफ नहीं की गई है। पिछले दिनों सीएम ने बैठक के लिए दिल्ली जाने की बात कही थी। इंडी गठबंधन के राज्यों के सीएम ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 7 डकैतों ने हथियार के बल पर करीब 2 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बड़ी लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोपहर का समय पूर्णिया के डाक बंगला चौक पर तनिष्क के शोरूम में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी कुछ लोग ग्राहक बनकर आते हैं। उनके पीछे पीछे कुछ और लोग शोरूम में आते हैं और देखते ही शोरूम के स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक लुटेरों ने करीब 2 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की लूट कर फरार हो जाते हैं। कुल 7 अपराध कर्मियों द्वारा ये घटना कारित की गई है, जो अभी तक स्पष्ट हुआ है। और जो उनके तनिष्क शोरूम के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा बताया गया कि लगभग ये 2 करोड़ के आसपास के गहने लूटे हैं। अब इस चेहरे को देखिए, ये उन लुटेरों में से एक है
बदमाश कितने बेखौफ होकर आए थे उसकी बानगी देखिए। ना तो इनके चेहरे पर कोई मास्क है और ना ही कोई रुमाल। 7 की संख्या में लुटेरे तनिष्क के शोरूम को 20 मिनट में खाली करके आराम से चलते बने। अब पुलिस हमेशा की तरह सीसीटीवी खंगाल रही है। घटना के बाद हमेशा की तरह पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। फॉरेंसिक की टीम अपराधियों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा करती है और अलग अलग टीम बनाकर लुटेरों को पकड़ने की कवायद तेज कर जाती है। लुटेरों का सुराग देने वालों के लिए 3 लाख के इनाम का भी ऐलान किया गया है। कुल 7 अपराध कर्मी शामिल थे और सीसीटीवी में सभी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफएसएल से सारा फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ उठाया जा रहा है। जिले के सभी सीमा को सील कर दिया गया है और आने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार क्यों हो रही लूट की वारदात? शोरूम में दिन दहाड़े कैसे हो गई लूट? पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही अपराध? पुलिस टीम की गश्ती का क्या फायदा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 करोड़ के गहने लूट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ के गहने की लूट मामले को लेकर बिहार पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है, जिसमें बंगाल पुलिस भी मदद करेगी। एसटीएफ की मदद बंगाल पुलिस भी करने वाली है। लुटेरों पर पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है और फिलहाल फॉरेंसिक विभाग की टीम जो है वो सबूत जुटा रही है। मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लुटेरों की जानकारी दी जा सके, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें साफ लुटेरे की तस्वीर दिख रही है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।